हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज मैं आपको इस वीडियो में एमपीपीएससी जीके का जो टेस्ट सीरीज़ मैंने चालू किया हुआ है उसका पार्ट 5 बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग पार्ट 1, 2, 3 और 4 को ज़रूर देखें। ठीक है, तो उन पार्टों को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही आईएमपी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैंने उसमें पूछे हुए थे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियोस को देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे आईएमपी क्वेश्चंस को याद करना है, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी मैं बताता हूँ। तो बात करते हैं हम प्रीवियस पार्ट की। जो हमारा प्रीवियस पार्ट है, पार्ट 4 था जो, उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन था संचित निधि के बारे में। ठीक, संचित निधि के बारे में था पहला क्वेश्चन। तो उसमें कई लोगों ने आंसर दिए हैं, सभी ने लगभग सही आंसर ही दिए हैं। तो उसका जो आंसर मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 266 का फर्स्ट है। तो अगर 266 भी आप बोल रहे हैं तो वो आपका सही होगा, लेकिन 266 का फर्स्ट है संचित निधि के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा था मैंने 1 बिलियन में कितने जीरो होते, तो उसमें 9 जीरो होते, 100 करोड़ उसकी वैल्यू होती है। तो ये भी कई लोगों ने आंसर सही दिए हुए हैं, कुछ लोगों ने गलत दिए हैं। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है लेकिन अब आप याद कर लीजिए 9 जीरो होते हैं। और मिलियन में कितने होते हैं? मिलियन में 6 जीरो होते हैं। ठीक, अगला और एक क्वेश्चन और मैंने क्या पूछा था कि कानपुर है ना, कानपुर से कौन मतलब 1857 की क्रांति में भाग लिया गया था या लीड रोल था, तो वो था नाना साहब का। किसका था? नाना साहब का। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसके आंसर कई लोगों ने सही दिए हैं, तो मैंने ये आंसर बताए हैं। जिन्होंने ये आंसर लगाए उनके बिल्कुल सही हैं। आप लोग ज़रूर ही प्री को क्वालिफाई करेंगे, और जिनने आंसर गलत दिए हैं इनका मतलब ये नहीं कि वो प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप लोग भी प्री क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस लीजिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए कवर नहीं करता हूँ एक ही पार्ट में, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, कंटिन्यू वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा 1 से 2 घंटे का। इसलिए मैं थोड़े कम 20 से 25 क्वेश्चन ही कवर करता हूं, ताकि आधे घंटे के अंदर मेरी कोशिश रहती है वीडियो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो होगा तो ज़्यादा लेंदी आप लोग देख नहीं पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। कंटिन्यू 1 घंटे मूवी नहीं है ना, क्योंकि ये स्टडी है। मूवी 3 घंटे आप देख सकते हैं, लेकिन स्टडी कंटिन्यू 3 घंटे वीडियो बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान मतलब आपके आरक्षित है, रिजर्व किए गए हैं लोकसभा में? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए बात हो रही है। ठीक, एससी की बात नहीं कर रहा है, एसटी की बात कर रहा है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे आपका 6 फर्स्ट नंबर वाला आंसर है। 6 सीट को जो है रिजर्व करके रखा हुआ है लोकसभा के लिए आपका। ठीक है, लोकसभा के लिए, तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी। ठीक, तो बेरी बेरी जो रोग है, तो बेरी बेरी रोग किससे है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी से तो होता है, लेकिन B1। अब देखिए ऑप्शन में अगर आपको ऐसा दे B, A है ना, E, D इस टाइप का दे तो इसका आंसर चला जाएगा B। लेकिन अब मान लो उसने ऑप्शन में दे दिया आपको B, B1, B2, B6, B12 इस टाइप से ऑप्शन दे दिया, तो फिर आपको B नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपको B1 ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है बेरी बेरी जो होता है B1 से होता है। जब आपको ऑप्शन ऐसे मिले B, A, E, C इस टाइप से मिले तो आप B लगा सकते हो। लेकिन जब ऑप्शन में जैसे यहाँ पे B1 दिया हुआ है, मान लीजिए एक ऑप्शन यहाँ पे ये C की जगह B दे देता, विटामिन B, B1, यहाँ पे B12 दिया, तब आंसर आपको फिर B1 स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको याद रखिए। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग क्या हो जाएगा आपका? विटामिन B1 से। ठीक, विटामिन A से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। ठीक, विटामिन इससे क्या होता है? रतौंधी होता है। इसमें क्या होता है? शाम को सूर्य अस्त के बाद, सनसेट के बाद, सूर्य अस्त के बाद दिखाई देना थोड़ा बंद हो जाता है, आंखों से हमको दिखाई नहीं देता है। और इससे सी से तो सबको पता है स्कर्वी होता है, जो कि आपके मतलब मुख से रिलेटेड है, दांत के मसूरों से रिलेटेड ये जो है आपका रोग है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी रहती है आपकी 3 जनवरी को। कब रहती है? 3 जनवरी को रहती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी को सबसे कम दूरी रहती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता दी जाती है? तो नाबार्ड, देखिए नाबार्ड नहीं दी, नाबार्ड कृषि बैंक है लेकिन इसके द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। वित्तीय सहायता जो दी जाती है वो दी जाती है भूमि विकास बैंकों के द्वारा अधिकतर दी जाती है। ठीक, नाबार्ड भी ग्रामीण बैंक में वर्क करता है, ये हेड होता है ग्रामीण बैंक का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है भूमि विकास बैंक आंसर हो जाने वाला है आपका। चलिए अगला, प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी, यानी कि जो एक कांसे की मूर्ति मिली थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, है ना, कांसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में की मूर्ति मिली थी, कांसे की मूर्ति मिली थी, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि नटराज की मूर्ति, क्योंकि डांस वांस के लिए वो नटराज की मूर्ति कुछ इस टाइप की, मतलब थोड़ा ऐसा रहता है ना, पूरे चारों तरफ कुछ कुछ यहाँ पे डिज़ाइन बने रहते हैं ना कांसे की मूर्ति में, तो वो मिली थी। तो वो कहाँ से मिली थी? देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली थी। तो यहाँ पे हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी, कालीबंगा, सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं आपके, है ना। तो इसमें वो स्पेसिफाई करके पूछ रहा है कि कहाँ से मिली थी। तो वो मिली थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ये आपकी मिली हुई थी, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें आपके ऋतिक रोशन है। मोहनजोदड़ो जो मूवी बना था जिसकी शूटिंग जबलपुर में भी हुई थी, जबलपुर के भेड़ाघाट में, जहाँ जो है एकमात्र जो वाटरफॉल है भेड़ाघाट, जहाँ पे नर्मदा नदी का वाटरफॉल है और जो कि सफ़ेद संगमरमर की वादियों से होकर गुजरती है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाता है PSC के लिए कि सफ़ेद संगमरमर की वादियाँ कहाँ है? तो जबलपुर के भेड़ाघाट में, मतलब MP में आपका जबलपुर, ठीक, और जबलपुर में भी भेड़ाघाट। ठीक, जबलपुर अगर आप आएंगे कभी तो जबलपुर स्टेशन से करीबन 30 किलोमीटर ये दूर है और बहुत ही अच्छा स्पॉट है। बहुत से मूवी की शूटिंग्स वगैरह यहाँ पे हुई हैं और होती रहती है। अभी लेटेस्ट में मोहनजोदड़ो की शूटिंग यहीं पे की गई थी। चलिए अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? कांसे की नृत्य। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना 7 बार ये बह चुका था, मतलब 7 बार बाढ़ आई थी, 7 बार ये बह चुका है। ठीक, इसलिए मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है इनमें से कौन सा जो 7 बार बह चुका है, तो 7 बार जो बहा है वो मोहनजोदड़ो बहा हुआ है। लोथल जो है आपका कहाँ? गुजरात में मिलेगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता ये भी मतलब सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के पास है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के पास है, लोथल हमारे गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप देख पाएंगे, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अभी डिटेल पार्ट मैंने हिस्ट्री के अपलोड नहीं किए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के, जल्द ही मैं अपलोड करूंगा तो उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल हो चुका है। तो यहाँ पे जो आंसर था कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों का शोषण से संबंधित है आपका अनुच्छेद 24। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, जब तक पढ़ाई करते हैं, जब तक हम बच्चे की श्रेणी में ही आते हैं, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा, हमने 22 साल में अधिकतर लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ठीक, 22 साल में हमने इंजीनियरिंग कर ली, अब उसके बाद जॉब नहीं लगी, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब 22 से फिर 24 साल के हो गए, तो क्या हो रहा है? हमारा शोषण ही हो रहा है। 2 साल से नहीं हो रहा, घर वाले बोले जॉब नहीं लग रही है आपकी, जहाँ भी जा रहे क्या कोई भी मिलता रहे, बेटा क्या कर रहा है अभी तक बैठे हुए, तो ये शोषण ही हो रहा है हमारा। तो 24 साल तक हमारा शोषण ही होता रहता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि 22 से 24 साल तक हमारा शोषण होता है। तो आर्टिकल 24 जो है बच्चों के शोषण से रिलेटेड है। मौलिक अधिकारों में हमारे मौलिक अधिकार का शोषण होता है, जिसको देखो वही ताने मारता है, वही पूछता रहता है जॉब नहीं कर रहे हो, क्या करोगे, ऐसे वैसे। तो ये तो 24 साल में फिर हम 25 में अगर हुए, 25 तक जॉब लग गई तो बहुत अच्छी, नहीं तो फिर तो शोषण होना ही है। तो इसको याद रखना है आपको कि 24 आर्टिकल 24 जो है बच्चों के शोषण से रिलेटेड है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मतलब कब आरंभ की गई थी? अन्नपूर्णा, अब देखिए अन्नपूर्णा देवी होती है ना, देवी, ये देवी यानी कि महिला,
और महिलाओं का लकी नंबर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ बहुत से वीडियो में, महिलाओं का लकी नंबर है 8। ठीक, 8 है लकी नंबर। 8 क्यों? क्योंकि 8 मार्च को क्या आता है? महिला दिवस आता है। 8 मार्च को महिला दिवस आता है, इसलिए महिलाओं का नंबर है 8। अब ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अन्नपूर्णा, तो इसमें जो भी आंसर होगा 8 होगा। तो अब यहाँ पे 2 आंसर है। देखिए ये कन्फ्यूज़न वाले हैं। जब इस टाइप की कन्फ्यूज़न आए तो आपको परफेक्ट वैल्यू याद ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दे दिया उसने जनवरी 2008, अप्रैल 2008, तो इसका आंसर जो है अप्रैल 2008 है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपको नहीं दिए होते, इसको दिया होता 2007, 2006, 2005, 2008, तो फिर यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी है। 8 महिलाओं का लकी नंबर, इसमें भी महिलाओं का 8 आएगा, तो 2008 तो आंसर है। लेकिन जब जनवरी अप्रैल लगा दिया तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई अप्रैल 2008 में ये स्टार्ट हुआ था। ये 8 नंबर आपको याद रखना है, बहुत सी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगी। महिलाओं का लकी नंबर 8, इंडिया का लकी नंबर है 7, एमपी का लकी नंबर है 5। इनको आप याद रखिए, आने वाले समय में बहुत ही काम देंगे। चलिए, मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? मध्य भारत है ना, मध्य भारत यानी कि एमपी, ठीक, मध्य प्रदेश, इसको हम क्या हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। नदियों का मायका भी बोला जाता है ना, नदियों का मायका भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती है, तो नदियों का मायका भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य भारत या एमपी का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका भोजपुर को। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है भोजपुर को। तो याद रखिएगा भोजपुर को। निम्न में से गलत जोड़ी कौन सी है? मतलब एक ये जोड़ी बताई गई है, जैसे कि दिया गया है कि ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर में है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। तो ये जो बोल रहा है कि इसमें से गलत कौन सा है, तो देखिए नेहरू स्टेडियम इंदौर में एकदम सही है, रूप सिंह स्टेडियम भी जो है आपका ग्वालियर में है, और तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में, ये तीनों सही। तो गलत कौन सा होगा? ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर में नहीं है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ठीक, याद रखिएगा, ऐशबाग स्टेडियम जो है भोपाल में है। यहाँ पे कृत्रिम घास लगाई गई है। ठीक, तो ये यहाँ का फैक्ट है कि यहाँ पूछता है कृत्रिम घास कहाँ पे है, तो ऐशबाग स्टेडियम में है, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में है। तो ये वाला फर्स्ट वाले जोड़ी गलत है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का। चलिए अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? मतलब ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिलता है वो आपका किस फील्ड में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका कहाँ दिया जाता है? साहित्य की फील्ड में दिया जाता है। तो आज का इस पार्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो आप लोगों को बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 जो अभी लेटेस्ट में मिला है किसको मिला है। ठीक, करंट का क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा किसको मिला है। इसका आप लोगों को नेम जो है कमेंट में आपको कमेंट्स में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी लेटेस्ट में किसको मिला हुआ है? 4 से 5 दिन पहले के पेपर में ही आया होगा। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए वीडियोस को। वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमारे फेसबुक पेज में दी हुई है, फेसबुक ग्रुप पर भी लिंक दी हुई है। डायरेक्ट आप लिंक के थ्रू हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के कमेंट में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा लिंक। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ना, मध्य प्रदेश यानी कि ये जैसे मान लीजिए ये हमारा एमपी हो गया, तो नॉर्थ साउथ है ना, वेस्ट ईस्ट, ये तो सबसे उत्तरी जिला मतलब इधर पूछा है, तो सबसे उत्तरी जिला जो है कौन सा है? यहाँ पे आपका मुरैना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित 1946 है ना, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1946 में जो कैबिनेट गठन हुई थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, हमारे चाचा जी ने की थी। चाचा जी भी बोलते हैं ना हम नेहरू जी को, तो इन्होंने की थी।
अगला क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम, यानी कि शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। फरीद खान ही ओरिजिनल नाम था। इन्होंने बचपन में ही एक शेर को मार गिराया था, इसलिए इनका नाम जो है शेर शाह सूरी रख दिया गया था। शेर शाह सूरी रख दिया गया था। और शेर शाह जो सूरी है इनका आपको मकबरा भी पता होगा। तो अगला क्वेश्चन हो गया ये आपका सेकंड नंबर का कि शेर शाह सूरी जो थे उनका मकबरा कहाँ पे है। ठीक, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, ये सेकंड क्वेश्चन है। कमेंट में आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत धार्मिक निर्योग्यता किस धारा में है? जो धार्मिक निर्योग्यता है वो किस धारा में है? तो वो जो है आपका धारा 3 में है। कहाँ पे है? धारा 3 में है आपका धार्मिक निर्योग्यता। कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? तो कबीरपंथी जो जनजाति है वो है आपकी पानिका। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, पीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पानिका नहीं बल्कि पाणिका भी कभी कभी मिलता है आपको, तो या तो पाणिका हो या जो पनिका हो, तो जो भी हो, लेकिन इस टाइप का जो भी नाम मिले, पाणिका पनिका, तो ये जो है कबीरपंथी है। ये लोग जो देखिए इनके बारे में फैक्ट क्या है कि जो पनिका या पाणिका जो जनजाति थी, ये लोग मानते थे कि जो कबीर जी थे, कबीर, उनका जो जन्म हुआ था वो जल से हुआ था। समझ रहे हो ना, पानी से जन्म हुआ था उनका, ये मानते हैं। इसलिए ये अधिकतर पूछा जाता है ये कबीरपंथी थे, कबीर को ज़्यादा मानते थे। तो ये लोग मानते थे कि कबीर जी का जो जन्म हुआ था जल से हुआ था, पानी से हुआ था। इसलिए ये आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है और पूछा जाता है। तो कौन सी जनजाति कबीरपंथी की है? तो वो पनिका जनजाति है कबीरपंथी की। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका कौन सा हो गया? आपका 8 मतलब दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में है ना। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा आपका ये इसका आंसर। अगला, महात्मा गांधी हमारे बापूजी ने अपनी आत्मकथा जो थी है ना, उनकी जो आत्मकथा थी मूलतः किस भाषा में उन्होंने जो लिखी थी? तो वो किस भाषा में लिखी हुई थी? तो वो जो लिखी हुई थी वो लिखी थी उन्होंने किस में? अंग्रेजी भाषा में। भाई बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका जाके पढ़ाई की थी, तो इंग्लिश तो बनती होगी, तो उन्होंने जो है इंग्लिश में लिखी हुई थी। अगला, भेल इस्पात है ना, भेल BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में, ठीक, भोपाल MP। तो भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में है। तो उसके बारे में क्या पूछ रहा है कि संयंत्र की किस पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी? तो ये जो थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। अभी जो लेटेस्ट में अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है जो कि आपकी 2017 में समाप्त हो जाएगी, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जो कि 2017 में समाप्त हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, है ना। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत का दौरा मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज ने बहुत ही एक बुक लिखी है जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। और ये किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक, मौर्य शासन काल में। तो ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, हेनसांग और फाहियान। तो हेनसांग जो था ये किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग आया था। और फाहियान किसके शासन काल में आया था? ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाने वाला है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो फाहियान था वो किसके शासन काल में आया था, ठीक, किसके शासन काल में आया था? कौन? फाहियान। तो ये आपको बताना है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन हो गया। मैंने हेनसांग बता दिया, मेगास्थनीज बता दिया, आपको फाहियान का कमेंट में करना है। चलिए, रेपो दर क्या है जिस पर, मतलब रेपो दर वह दर है जिस पर, तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा थर्ड नंबर का है, जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI बैंक अन्य बैंकों को, मतलब जो भी रजिस्टर्ड यानी कि राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक है उनको ऋण देती है। तो इसको बोलते हैं RR, ठीक। एक होता है RRR रिवर्स रेपो रेट,
जस्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है अन्य बैंकों को दे रही है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अब जो अन्य बैंक हैं वो आरबीआई को पैसा देगी, ठीक है ना, अन्य बैंक आरबीआई को पैसा देगी, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक सीआरआर होता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, इसको ये अभी कितना आई थिंक 4% चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक रहते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, उनको अपने खुद के पास कुछ कैश में रखना पड़ता है, तो जितनी भी उनकी टोटल जो डे जब ओपन होता है तो जितनी भी उनकी वैल्यू रहती है, उनके पास जितना भी मनी रहता है उसका 4% वो कैश रिजर्व अपने पास रखते हैं, तो ये हो जाता है आपका सीआरआर। तो इस टाइप से ये कई टर्म है, ये बैंकिंग टर्म के अंतर्गत आते हैं, सीआरआर, आरआर, ट्रिपल आर, है ना, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, तो इस टाइप से ये बैंकिंग टर्म है। तो यहाँ पे जो आंसर था रेपो रेट के बारे में, तो ये आंसर था भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। चलिए, पृथ्वी से सितारों की दूरी किस इकाई में नापते हैं? जो पृथ्वी से सितारों की दूरी या सूर्य की दूरी जो भी नापते हैं प्रकाश वर्ष में नापते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, अधिकतर रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें से दूरी की इकाई कौन सी है? तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। तो ये किसकी है? दूरी की इकाई है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, है ना, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, तो देखिए हरिजन समाज आ गया, यानी कि महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। हरिजन से रिलेटेड अधिकतर महात्मा गांधी ही आंसर है। तो यहाँ पर 1932 में जो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे, उन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में, देखिए सिर्फ राज्य में पूछा है, तो ये मतलब नहीं कि किस राज्य में, तो यहाँ पे एमपी की बात चल रही है, तो एमपी राज्य में कुल कितने जल विद्युत केंद्र हैं? तो जल विद्युत केंद्र जो है आपका 11 जल विद्युत केंद्र है। और जो हमारा पहला जो पावर प्लांट, जो बिजली घर जो लगाया गया था, वो कहाँ लगाया गया था? वो चुटका में लगाया गया था, चुटका गांव में लगाया गया था, है ना। और चुटका गांव कहाँ पे है? चुटका गांव जो है मंडला में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहला बिजली जो संयंत्र लगाया गया था कहाँ लगाया गया था? तो चुटका गांव में लगाया गया था, वो भी मंडला में। तो यहाँ पे 11 टोटल विद्युत केंद्र हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, मतलब लिफ्ट में भार आपको अधिक कम महसूस होता है जब आप समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही हो, नीचे की ओर त्वरण। देखिए जब आती है आपकी त्वरण से, है ना, लिफ्ट जब त्वरण से नीचे, तो यहाँ पे जो आंसर है, तो यहाँ पे आंसर क्या है कि ऊपर की ओर जब त्वरण से लिफ्ट जाती है, यानी कि देखते हैं जब आप लिफ्ट में रहते हैं, जब लिफ्ट में आप बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो ऊपर जब लिफ्ट जाती है तो हमको अपना वजन थोड़ा बड़ा सा लगता है, और जब ऊपर से लिफ्ट नीचे आती है तब हमको हल्का वजन महसूस होता है। और जब लिफ्ट की अगर डोरी ही टूट जाए तो आप उसमें ग्रेविटी खत्म हो जाती है, आप हवा में उड़ने लगोगे। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 3rd नंबर वाला हो जाने वाला है आंसर। अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो किसके द्वारा, मतलब उनके द्वारा विकसित जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो नाम है उसका अनुपम सुपर कंप्यूटर भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पे आप हमारे वीडियोस को जो है क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं हमारे वीडियो का, और जो प्रीवियस पार्ट है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे कमेंट करें और आंसर दें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।